मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला की कहानियां का अर्थ है ऐसे किस्से जिनमें उलझनों के बीच भी जीवन के आनंद, आह्लाद और मनोरंजन की त्रिवेणी प्रवाहित हो। जिंदगी जीने की जद्दोजहद, वर्चस्व का संघर्ष, तिकड़म, मूर्खता, चतुराई, जालसाजी, उलटफेर और ऐसा बहुत कुछ समेटे ये कहानियां सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं तथा उदासी के गहन पलों में जिजीविषा भी उत्पन्न करती हैं। और यही इन कहानियों की विशेषता है कि सदियों से ये जीवंत हैं। मुल्ला एक आला इंसान थे जो इस दुनिया को बुद्धिमत्ता, वाक् चातुर्य, मनोरंजन और हास्य विनोद की तरकीबें सिखाने के लिए आए थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे गांव दर गांव, शहर दर शहर होते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते रहे और अपने पीछे ढेरों किस्सों का खजाना छोड़ गए। आइए पढ़ते हैं उनमें से चंद किस्से। जादूगर नसीरुद्दीन। जब नसीरुद्दीन ने पकड़ी दावत से चम्मच उड़ाने वाले शख्स की चोरी, और वो भी सोने की चम्मच को खुद उड़ाकर। बात तब की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा में था। उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से नसीरुद्दीन को बुलावा अवश्य आता। नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। रईस ने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वे उसके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चौकड़ियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हरसंभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा था। मुल्ला ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बैंड पर हीरे जड़े थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। ये काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने ये चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा, बताओ चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। कुछ नहीं की अदायगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने दो लोगों के झगड़े को सुलझाते हुए बतलाई घड़े से कुछ नहीं निकालने की तरकीब। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कह रहा था, यहां से तुम तभी जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन काफी देर से उन दोनों की ये दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआंसे स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे?
मैंने इनसे साफ कहा कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है। दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहां से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहां से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूं। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो उस घड़े में क्या है। उस व्यक्ति ने घड़े में झांककर कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रखाओ जहां से उसे उठाकर लाए हो। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर जहां से उठाया था वहीं रखाया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ। और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की ओर मुड़ गया। परियों की जलक्रीड़ा ... जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी की मदद से एक मुस्टंडे को सबक सिखाया। नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा अच्छा लगता था। जब कभी भी उसका मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक दृश्यावलियों में खो जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था, जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। इनमें एक मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछाल कर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपो का मामला रफा दफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपी सी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहां वह मुस्टंडा खड़ा रहा तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पांव आया और उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दी। बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन उस हटे कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मसोस कर रह जाता। वैसे वह उसे सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कद काठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूं और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जलक्रीड़ा देखने के लिए यहां बैठा हूं। परियों की जलक्रीड़ा? हवलदार चौंका। हाँ, ये टोपी पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। ओह, कितनी सुंदर होती हैं परियां, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुगध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी हैं परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। ... मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। ... उद्धरण। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया, मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूं सुल्तान की तरफ से। लाओ टोपी मुझे दो, मैं आज परियों की जलक्रीड़ा देखूंगा। ... तुम फिर कभी देख लेना, टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जलक्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, नजर नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से बाएं दाएं देखने की कतई जरूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा जल्द ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंककर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थी कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसका गिरेबान थाम लिया और गर्जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी को हाथ लगाने की, और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था, 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले आता हूं टोपी। और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। वह वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, बोलो, फिर उड़ाओगे टोपी? दोस्तों, आशा है आपको ये मुल्ला नसीरुद्दीन पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मज़ेदार हिंदी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक्स।